रात को नींद आती है? रात को नींद आती है, सो पाते हैं? कभी सो जाते हैं, कभी नहीं भी सो पाते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है। स्कूल टाइम पे सबसे ज्यादा हर्षदेव सिंह को किस टीचर से डर लगता था कि आज? डर नहीं लगता था, बहुत मार पड़ती थी। हमारे एक टीचर थे जिनका नाम था चार्ल्स हैरी मैसी। चार्ल्स हैरी मैसी, जी जी जी, नाम ही बहुत खतरनाक है। शिक्षा मंत्री को भी अच्छे से स्कूल टाइम में पिटाई हुई है, अच्छी से पिटाई हुई है, अच्छे। मैं इंतजार नहीं करता था किसी अच्छा, का, जब झगड़ा हो जाता तो अकेला निपट लेता था मैं। इनोसेंट बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा कि छठी कक्षा में कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। ठीक है। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का नाम है एक दिन सियासत बिन। और इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कार्यक्रम का नाम ही है एक दिन सियासत बिन, तो आज सियासत नहीं होगी। पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री रह चुके हैं हर्षदेव सिंह, तो शिक्षा मंत्री की शिक्षा कहाँ से हुई है? शिक्षा तो बचपन में ही शुरू हो जाती है। माँ बाप से ही शिक्षा जो मिलती है वही सबसे बड़ी शिक्षा मैं मानता हूँ। और उन्हीं के संस्कार जो है उसके ऊपर ही इंसान चलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शुरुआत इसकी तो घर में ही घर से ही है। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। कहीं कोई स्टेज नहीं है जहाँ वो ख़त्म हो जाए। लर्निंग जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल एंड इट कंटिन्यूज अप टू द ग्रेव। बिल्कुल। जब इंसान पैदा होता है तो सीखना शुरू करता है और मरने तक सीखता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और हर जगह सीखता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किताबों में ही सीखो। आप कहीं भी सीख सकते हैं और किसी से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ये बात जो है शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और इसको बेहतर जानते हैं। अच्छा हर्ष जी, घर का माहौल जैसे होता है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि नेताओं के घर का माहौल जो है वो आम इंसान के घर से अलग होगा। तो वाकई में ऐसा होता है क्या कि एक नेता का घर का माहौल बाकियों के लोगों से अलग होता है? देखिए अलग तो होता ही है, क्योंकि एक नेता को बहुत कम वक्त मिल पाता है अपने घर के साथ या अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि लोक सेवा अगर सही मायने में करनी है तो ये 24 घंटे का काम है। कोई भी आपके पास आ सकता है, कभी भी आ सकता है, दिन को आ सकता है, कभी घंटी बजा सकता है फ़ोन की, कभी भी घर की। हाँ, फ़ोन की भी बजा सकता है और घर की भी बजा सकता है और कभी भी आ सकता है। क्योंकि परेशानी किसी को कभी भी पड़ सकती है। और जब उसको परेशानी पड़ेगी तो वो उसी के पास जाएगा जिसमें वो भरोसा करता है। अपने नेता के पास जाएगा, अपने लीडर के पास जाएगा और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा। तो किसी वक्त और फिर जब इतने लोगों के साथ आपका वास्ता रहता है तो यकीन नहीं कोई किसी ना किसी को परेशानी कोई ना कोई बनी रहती है। रात या को कोई नींद ना कोई आती है? बनी रात को नींद आती है, सो पाते हैं? कभी सो जाते हैं, कभी नहीं भी सो पाते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि काम का प्रेशर देखिए इतना होता है। अगर आपको सही मायने में इस जो है इसको लोक सेवा मान के चलना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। और जो लोग आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं वो बड़ी उम्मीदों के साथ लेकर आते हैं कि उनका कोई ना कोई समाधान होगा। और जब वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखते हैं उनको सॉल्व करना, तो एक झटके में तो हो नहीं जाएंगी। उसके लिए आपको भी स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, उसको भी आपके लिए आपको भी कुछ ना कुछ परिश्रम करना होगा उसके लिए। और कहीं ना कहीं वो मुद्दे जो हैं वो उभारने होंगे। उसी के लिए आपको जो है वो होमवर्क भी करना पड़ता है। मतलब जैसे स्कूल में होमवर्क मैम देते थे कि ये आपको होमवर्क करके लाना है, वैसे ही होमवर्क। देखिए ये तो एक जिम्मेदारियां होती हैं ज़िंदगी में जो कभी ख़त्म नहीं होती है।
बचपन में आपको पढ़ना है, उसके बाद जब आप कहीं काम करने के लिए जाएंगे तो आपकी एक अलग जिम्मेदारी होगी, आप सर्विस में भी हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन सर्विस का और पॉलिटिक्स का ये अंतर है कि सर्विस में आपने टाइम देना है जितनी देर के लिए ऑफिस आवर्स आपके 6 से 8 घंटे जी, लेकिन यहाँ तो आपको 24 घंटे लोगों की सेवा में कार्यरत रहना पड़ता है। तो इसलिए पुल्स एंड प्रेशर्स भी रहते हैं और जो है मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। अच्छा हर्ष जी, स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग, शिक्षा मंत्री की स्कूलिंग देखिए, क्योंकि एजुकेशन तो घर से ही शुरू होती है, लेकिन स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग मेरी हुई है बचपन में मैंने पढ़ाई की है सैनिक स्कूल से ही। अच्छा, पहले से ही फौजी बनना था? देखिए, पहले तो मैं वहाँ रामनगर के एक गांव में ऐसे हम वास्ता रखते हैं, वहाँ हमने पढ़ाई की 5वीं क्लास तक। 5वीं के बाद मैं आ गया सैनिक स्कूल नगरोटा में, और यहाँ से हमने हायर सेकेंडरी की, फिर उसके बाद कॉलेज में आ गए। हमने स्कूलिंग ही पूछा, कॉलेज नहीं पूछा। नहीं, स्कूलिंग कॉलेज धीरे धीरे। तो स्कूल के बाद हम जो है वो कॉलेज मैंने यहाँ कॉमर्स कॉलेज से किया, फिर मैंने इंग्लिश में एमए इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री की, एमए किया। फिर मैंने लॉ भी किया, बिल्कुल प्रोफेशनल लॉ की डिग्री की, और प्रोफेशनल लॉ के अलावा मैंने अमेरिका में बॉस्टन से एडवांस्ड कोर्स किया है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, और प्रैक्टिस भी उसके बाद थोड़ी बहुत की। लेकिन जब प्रैक्टिस की शुरुआत की तो इलेक्शंस आ गई, इसलिए मैं ज़्यादा कोर्ट में नहीं जा सका। 2-3 साल प्रैक्टिस की है, लेकिन जब इलेक्शन डिक्लेयर होगी 1996 में तो मुझे एकदम से इलेक्शंस में उतरना पड़ा, और पहले ही इलेक्शन चूंकि मैं जीत गया, इसलिए जो है एक फेज़ ज़िंदगी का जो है वो रह गया, वो अलग शुरू हो गया। एक पीछे छूट गया, एक आगे जो है वो शुरुआत हो गई, एक नया अध्याय जो है वो शुरू हो गया। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ मैं बचपन से ही वाबस्ता था। अच्छा, मतलब बचपन से ही सोच लिया था कि बनूंगा तो पॉलिटिशियन ही बनूंगा? देखिए, एक ऐसा माहौल था घर में कि हमारे पिताजी बहुत बड़े समाज सेवी थे। उनका मुकाबले में अभी तक जो है लोग मानते हैं कि ज़िला उधमपुर में कोई भी समाज सेवक नहीं रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं रहा है। वो भीम सिंह जी के बड़े भाई थे, और उनको जो है कांग्रेस ने उस वक़्त मैंडेट दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्होंने कहा मैं इलेक्शंस के लिए लोक सेवा नहीं करता हूँ, मैं लोक सेवा करता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे संतुष्टि मिलती है। और उन्होंने अपना मैंडेट जो है वो भीम सिंह जी के नाम कर दिया। हालांकि उस वक्त कांग्रेस ने एतराज़ किया कि अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कवरिंग कैंडिडेट कोई दूसरा, उन्होंने कहा उसको हम टिकट देंगे। अच्छा। लेकिन उस वक्त मेरे पिताजी ने कहा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप टिकट दीजिए, ये मेरा छोटा भाई, इनको भी टिकट दे दीजिए, और मैं इंश्योर करूँगा कि ये जीतेंगे। क्योंकि भीम सिंह जी उस वक्त फॉरेन टूर करके आए थे, बाहर से नए आए थे, और कांग्रेस ये समझती थी कि शायद इनका लोगों के साथ वास्ता नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, आप इनको दीजिए, हम मिलेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस यहाँ से जीते, और उनको जिताया भी उस वक्त। अच्छा, स्कूल टाइम पे सबसे ज़्यादा हर्षदेव सिंह को किस टीचर से डर लगता था कि आज? डर नहीं लगता था, बहुत मार पड़ती थी। हमारे एक टीचर थे जिनका नाम था चार्ल्स हैरी मैसी। चार्ल्स हैरी मैसी? जी जी जी, नाम ही बहुत खतरनाक है। हाँ हाँ, वो फॉरेनर्स थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे हमें और दबा के पीटते थे। अच्छा, पढ़ाते क्या थे वो? पढ़ाते इंग्लिश थे वो। अच्छा। हाँ, और पढ़ाते पढ़ाते वो जो है वो इतना मारते थे कि बस समझ लो कि लहू लुहान जो है वो होना ही होना होता। शिक्षा मंत्री को भी अच्छे से स्कूल टाइम में पिटाई हुई है? अच्छे से पिटाई हुई है, अच्छे से पिटाई। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके 2 भाई भी हैं, कभी ऐसा हुआ कि कभी स्कूल में जैसे होता है आम बच्चों के साथ कि झगड़ा हो जाता है और अकेला इंसान डरता है कि नहीं ये 4-5 हैं, मैं तो अकेला हूँ। कभी ऐसा आपका झगड़ा हुआ कि अपने भाइयों को पीछे देख लिया और हर्षदेव सिंह के अंदर वो जोश आ गया, अब आओ मेरे भाई मेरे पीछे आ गए? मैं इंतजार नहीं करता था किसी का। अच्छा, जब झगड़ा हो जाता तो अकेला निपट लेता था मैं। क्योंकि आज भी मैं निपट रहा हूँ, अकेला ही निपट रहा हूँ। अब देख रहे हैं पूरी मतलब सरकार से, दिल्ली की सरकार से भी और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी। तो जब मैं वहाँ था तो तब भी मैं अकेला जो है वो मुकाबला कर लेता था। तो एक अपने आप में आत्मविश्वास होना बहुत लाजमी है, मैं ये कहूँगा। तो वो हमारे में शुरू से था।
तो ये नहीं देखता था मैं कि कोई आएगा मदद के लिए तो तभी आगे बढ़ना मतलब बचपन से ये दिमाग में था एकला चलो रे। जी नहीं, हाँ देखो, आफ्टर ऑल आपको फाइट जब करना है तो आपको डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं रहना, ये नहीं अकेला चलो, डिपेंडेंट नहीं रहना है। जब आप सही समझते हैं कि आप सही हैं तो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई फौज आएगी आपके साथ तो तभी आप ये काम करेंगे। वंस यू आर कन्विंस्ड दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू मस्ट नॉट वेट फॉर एनीबडी। आपको अपना कर्म करना चाहिए और जो आप समझते हैं ठीक है उसको करना चाहिए। तो यही हम शुरू से यही कर रहे हैं। अच्छा, घर में सबसे लाडला कौन था? घर वालों का होता है, हर घर में एक लाडला होता है। जी 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 जी। तो आपके परिवार में? मुझे बहुत कम मौका मिला है अपने घर में रहने का, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा बचपन में मैं सैनिक स्कूल में चला गया, वहाँ हॉस्टल में रहा, फिर मैं कॉलेज में भी जब गया वहाँ भी हॉस्टल में रहा, यूनिवर्सिटी में वो बाहर ही रहा मैं ज़्यादातर। फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी यहाँ हाई कोर्ट में, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आ गया। तो जो एक मौका इंसान को मिलता है माँ बाप की छत्र छाया में, वो मुझे इतना नहीं मिल पाया, वो मुझे इतना वक़्त नहीं मिल पाया कि उनसे मैं और ज़्यादा सीख सकूं। और एक मैं समझता हूं कि एक वो जो बचपन का वक़्त था वो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया। मतलब मिस करते हैं आज, मिस करते हैं आज भी हम अपने माँ बाप को मिस करते हैं, वालिदान को मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत जो है एक दिल में अक्सर ये ख्याल आता है कि उतना मौका हमें नहीं मिल पाया उनके साथ रहने का। कभी ऐसा हुआ हर्ष जी कि आपने कहा कि ज़्यादा मैं घर में रहा नहीं हूँ, आप घर वाले कहते हैं कि घर कब आ रहा है, घर कब आ रहा है, और जैसे ही घर गए और वहाँ पर डांटना फटकारना वो शुरू कर दिया, तूने ये काम नहीं किया, तू ये सही से नहीं कर रहा है, ऐसे करो वैसे करो, कभी हुआ? एक तो मैं घर में बहुत कम रहता था, इसलिए माँ बाप जो है मुझे डांटते नहीं थे। बहुत लाड मिला है घर में, ऐसी बात नहीं है। माँ बाप से बहुत प्यार मिला है। वही हमारी सबसे बड़ी आज जो है एक विरासत है, हमारी दौलत है, जो प्यार उनसे हमें मिला है। और उन्होंने जो कुछ किया है हमारे लिए तो वो तो ज़िंदगी उसको तो कभी भुला नहीं है, वो कोई नहीं उतार सकता है, कर्ज उतार नहीं सकता है। तो वो यादें वो बहुत जुड़ी हुई हैं और डांट फटकार अपने माँ बाप से मुझे बहुत कम मिली है। भाइयों से कभी झगड़ा हुआ कपड़ों को लेकर? क्योंकि भाइयों में अक्सर झगड़े होते हैं, तूने मेरे कपड़े पहन लिए, तूने मेरा जूता पहन लिया। हाँ देखिए, भाइयों जैसे मैंने कहा ना, बहुत कम टाइम मिला है भाइयों के साथ भी रहने का, बहुत ही कम टाइम मिला है। बचपन से बाहर आ गए और उसके बाद बाहर ही बाहर रहे। दिल करता है कभी कभी छोटे मोटे झगड़े होने चाहिए थे, उससे प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन एक मेमोरी बन जाती है। लेकिन मेरे जो भाई हैं मेरे से छोटे हैं और बचपन से ही बहुत आदर और सम्मान मेरा करते रहे हैं, वो शुरू से ही करते रहे हैं। तो एक प्यार का रिश्ता हमेशा ही जो है हमारा रहा है भाइयों के साथ, बहनों के साथ। बचपन में जब एक बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, तो मैक्सिमम बच्चे कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, जहाज उड़ाऊंगा। हर्षदेव सिंह ने क्या सोचा था बचपन में? देखिए, छठी क्लास में मुझे यही सवाल एक टीचर ने मुझे पूछा था कि आप बड़े होके क्या बनोगे। वो सबको पूछ रहे थे। अच्छा। क्लास के अंदर तो सबको पूछ रहे थे, तो कोई कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता इंजीनियर बनूंगा। तो मुझे लग रहा था कि ये एक सोच इनकी जो है वो बड़ी, हालांकि डॉक्टर और इंजीनियर का बहुत बड़ा एक काम है, लेकिन जब मुझे पूछा गया तो आप क्या बनो, मैंने कहा मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। ये छठी में पढ़ते हुए जो है ये उन्होंने सवाल किया था मुझे कि मुझे कुछ करना है। मतलब ये क्या सोच के बोल दिया आपने उस समय कि मुझे प्रधानमंत्री? पता नहीं मैंने क्या सोचा, लेकिन एक ख्याल जो दिल में था, दिमाग में जो था वो मैंने बोल दिया उस वक्त। क्योंकि बच्चे तो इनोसेंट होते हैं ना, तो जो दिल में ख्याल आया वो मैंने बोल दिया। इतना इनोसेंट बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा कि छठी कक्षा में कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक जो मन में एक ख्याल आया तो हमने वही बात जो है वहाँ कह दी। और पॉलिटिकल साइड के ऊपर एक शुरू से ही, बचपन से ही एक था, माइंड में था कि नहीं कुछ करना है। क्योंकि मैं देखता था लोगों को कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं,
तो ऐसा लगता था कि लोगों को ये चीज़ें मिलनी चाहिए। एक बचपन से एक सोच थी कि लोगों के लिए कुछ कर पाए। और जिस तरीके से मेरे पिता एक लोक सेवा करते थे, तो मन में ये एहसास रहता था कि लोगों के प्रति उनके मन में कितना दर्द है। जो ज़रूरतमंद होता था उसको वो उसी वक़्त जो है वो उसकी मदद करने के लिए चल पड़ते थे। और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा, मुझे नुकसान होगा, इस बात में उन्होंने कभी सोच नहीं बनाई। और उस भावना को लेकर वो चलते रहे। तो एक असर जो है वो होता है कि जब आपकी फैमिली में, जब आपके माँ बाप, मेरी मदर भी जो है, इतने लोग हमारे घर में आते थे, लेकिन कभी मैंने अपनी माता जी की जो चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी कि जितने लोग आते थे सबको खाना भी खिलाते थे, चाय भी पिलाते थे। और जो दूर से लोग जो आ जाते थे उनको सुलाते भी थे वहाँ घर में कि इन गरीब लोगों का कोई नहीं है, यहाँ रहने का इंतज़ाम नहीं है। उधमपुर में हमारा घर है, पुश्तैनी घर है, तो वहाँ जो भी लोग आते थे, कई बार इतने लोग आ जाते थे तो हमें कहते थे आप पड़ोस में चले जाओ, आप फलानी जगह चले जाओ, रिश्तेदार के घर में चले जाओ। इन लोगों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि इनको हमने जो है वो ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया है, एंटरटेन नहीं किया। मेहमान से मुझे एक और सवाल याद आ रहा है हर्ष जी। आजकल एक चलन सा है कि अगर कहीं पर कोई मेहमान आता है किसी घर में, तो जाते समय वो बच्चों को 5 रुपए, 10 रुपए या 50-100 देता है। और अगर ना दिए तो बच्चे इतने शैतान हैं कि मतलब ऐसी नज़र से देखते हैं कि मानो सामने वाले ने किडनी मांग ली हो। तो कभी ऐसा हर्षदेव सिंह के साथ हुआ है कि घर में कोई मेहमान आए और पहले तो लॉलीपॉप दे दिया कि हाँ कोई बात नहीं, जाते बारी कुछ दे दूंगा, और बाद में ना दिया हो? नहीं, ये तो बचपन में होता रहता है अक्सर। मतलब आपके साथ आते थे। हाँ 10-20 रुपया जो जेब में डाल दे, उसे 10 रुपये भी तो बहुत होते थे। 10-50 रुपये तो हमने क्या करना होता था, एक बच्चे को क्या टॉफियाँ लेनी होती हैं तो उसमें आराम से हो जाता है। तो ये तो आम चलता था। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि आदमी इंतज़ार करता है कि ये भाई ये कब देगा हमको, ये तो दे ही नहीं रहा है। तो ये बच्चों की एक आस जो बच्चे लगा के बैठे होते हैं कि बड़ा जब आएगा तो कुछ ना कुछ जो है वो अपना प्यार की शक्ल में कुछ ना कुछ देगा। ये हर बच्चा ये सोच लगा के रखता है। तो ये तो बचपन में होता है, सबके साथ ऐसा होता है। अच्छा, कोई ऐसा नेता जो हर्षदेव सिंह को शुरू से लेके आज तक पसंद हो, कि बड़े होकर जब हर्षदेव सिंह, आपने कहा कि 6ठी कक्षा में ही मैंने देश का प्रधानमंत्री बनना था, ये मेरी सोच थी, कोई ऐसा नेता जिसको आप शुरू से लेकर अभी तक फॉलो करते हैं या मानते हैं? अपने पिताजी को मानता हूँ मैं नेता। आज देखो, आज कहाँ वो नेताओं में वो चीज़ रही नहीं है। वो सेल्फलेस, एक सैक्रिफाइस की भावना को होना बहुत ज़रूरी है। आजकल नेता इतने करप्ट हैं, इतने सेल्फिश हैं। कभी भी मैं कई बार सोचता हूँ कि कोई ऐसा नेता तो मिले, लेकिन अपना वेस्टेड इंटरेस्ट लेकर जो चलने वाला हो, उसको हम कैसे उसको अपना कोई मॉडल कैसे बनाएगा उसको। और जब भी आप आगे पीछे नज़र डालते हैं तो ऐसे नेता ही नज़र आते हैं। और एक पार्टी में, फिर दूसरी पार्टी में छलांग लगाई, फिर तीसरी पार्टी में, फिर चौथी पार्टी में, जहाँ ज़्यादा खीर नज़र आएगी वहीं छलांग मार जाएंगे। उसको कहते हैं ना, सर्च फॉर ग्रीनर, हंट फॉर ग्रीनर पास्चर्स। जैसे ग्रास हापर्स होते हैं ना, बिल्कुल, वो उछलते हैं, ठक ठक, चल इधर से छलांग लगाई उधर, इधर से लगाई उधर। कोई कैरेक्टर आदमी का होना चाहिए, कोई एक सोच होनी चाहिए। वहाँ ज़्यादा देखा यार, वहाँ जाके मुझे शायद मेरा कुछ बन जाएगा, यहाँ मैं नहीं, मैं इस पार्टी में रह के ये पार्टी हार गई, यहाँ से भागे और फटक से छलांग लगाई दूसरी पार्टी में। वहाँ से कुछ अगर कोई देने वाला आ गया तो फटाफट आ जाओ जी, तो मैं फ़ौरन उसको जो है वो उस चक्कर में फंस जाते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, प्रलोभन में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, धमकियों में आ जाते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और करप्शन का इतना ज़्यादा बोलबाला है, कैसे आप इन लोगों को बनाएगा? कोई ऐसे लीडर आपको बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। चलिए, आप अपने पिताजी को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई एक ऐसा नेता
जिसके साथ आप बिल्कुल ना बनती हो? अच्छा, जिसके साथ ना बनती हो सबसे ज्यादा? मैंने कोई खास कौन सा नेता होगा? मुझे नहीं, बनने ना बनने का कोई है ही नहीं है मुझे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे यहाँ तो ऐसे नेता हैं। अगर आइडियालॉजी की बात करें तो आइडियालॉजी के ऊपर चलने वाले कितने लोग हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेता हैं आजकल। आप किसको एक को कहेंगे कि वो खराब है? तो ठीक कौन है उसको भी ढूंढना पड़ेगा दिया सलाई लेकर। कभी कोशिश नहीं करी आपने कि जो कह रहे दिया सिलाई लेकर ढूंढने, कभी कोशिश नहीं करी कि ऐसा नेता मुझे भी मिल जाए? देखिए, शायद कोई होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में जो है ना, जिस तरीके से पॉलिटिक्स की ब्रॉडलाइजेशन हो गई है, मुझे आप माफ़ करेंगे कि एक मैं लफ्ज़ बोलूँगा, आपने तो एक बाजार बना दिया है पॉलिटिक्स को, एक ब्रॉथल बना दिया है पॉलिटिक्स का। हर रोज आप जो हैं, जो पासा पलटते हैं, आज किसी के नीचे, कल उसके नीचे, कल तीसरे के नीचे। लीडर का एक स्टैंड होना बहुत जरूरी है, वो नहीं दिख रहा, मतलब स्टैंड नहीं है। अच्छा, हर्षदेव ने इतनी पढ़ाई करी, कभी अकेले में हर्षदेव सिंह बैठकर कभी ये सोचा कि अगर मैं भी सरकारी नौकरी करता तो शायद बारे में रहता? कभी ये ख्याल मन में आया या किसी ने कहा? मुझे सरकारी नौकरी करने में कभी दिलचस्पी नहीं रही है। मैं सोचता था कि नौकरी जो है वो पैदा करें, लोगों को दें। मुझे कभी नहीं था, इसीलिए मैंने कानून की पढ़ाई की। जब मैंने बहुत पढ़ाई की है, बाकी भी डिग्रियाँ की है, लेकिन कानून में भी अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में वकालत करूँगा, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। और ना ही मेरे बच्चे करेंगे सरकारी नौकरी। हथियार कोई नहीं छोड़ा आपने, सब हथियार रख लिए कि कल को अगर कुछ भी होगा हर्षदेव सिंह उधर खड़ा होगा। बिल्कुल खड़ा होगा, क्योंकि ये बड़ा जालिम ज़माना है, इसका मुकाबला करना है और लड़ाई भी करनी है। और इसीलिए आदमी को हर तरीके से तैयार रहना चाहिए, हर तरीके से मजबूत रहना चाहिए, मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते हुए लोगों की सेवा भी करनी है। ये सोच जो है, जैसे मैंने कहा आपको, ये बचपन से हमारे दिल में थी। अच्छा, एक सवाल जो है वो हर्षदेव पर बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि हर्षदेव सिंह को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये गुस्सा बचपन से ही है या फिर सियासत में आने के बाद है? देखिए, ठीक कहा आपने। गुस्सा जो है वो कभी कभी करना भी पड़ता है। वो आदमी क्या हो जिसमें जो बिल्कुल ही एक ग्लेशियर की तरह हो, बिल्कुल ठंडा, कभी कभी वॉल्केनिक भी होना चाहिए। बिल्कुल। और आपने जो सवाल पूछा है, ये सवाल एक बार क्लास में हमको एक मास्टर ने पूछा। उसने कहा, मुझे बताइए कि जो महाभारत में भीष्म पितामह थे, उनका एक पाप बताइए, कि उनका एक पाप बताइए, एक पाप किया उन्होंने, और जटाऊ ने एक बहुत बड़ा पुण्य किया, वो बताइए क्या था? उन्होंने कहा, बहुत सोचा, टीचर को कहा बताइए, आप बताइए। उन्होंने कहा, भीष्म पितामह का सबसे बड़ा पाप यह था कि जब उनको गुस्सा करना चाहिए था वो शांत रहे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वो बैठे हुए थे, उन्होंने उसका जिस तरीके से विरोध करना चाहिए था वो विरोध उन्होंने नहीं किया। और जटाऊ का सबसे बड़ा पुण्य यह है कि जब सीता मैया के साथ ऐसा हो रहा था, उसने वो टूट के पड़ गया, बिल्कुल, और अपने जान की भी परवाह नहीं की। तो जब गुस्सा करना है तो करना है। यहाँ तो सारे समाज का चीरहरण कर रही है ये सरकारें। मतलब वो मास्टर जी की बात हर्षदेव ने दिमाग में बैठा दी। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है, ये बात नहीं है, ये एक हकीकत है। क्या हो रहा है हमारे समाज में? कहीं भी आप जाइए, क्या लोग सेटिस्फाइड हैं सरकार से? बेरोजगार नौजवानों को देख लीजिए, जो मजदूर तबका है उसको देख लीजिए, आम नागरिक है जो उसको देख लीजिए। महंगाई के दो बोझ तले सरकार ने उनको दबाया हुआ है। बेरोजगारी
वादे करके नौजवानों के साथ कि आपको इतने इतने करोड़ नौकरियां हम देंगे, और उनके बाद उनको सड़कों के ऊपर बूट पॉलिश करने के लिए आपने मजबूर कर दिया और हर्षदेव खामोश रहेगा। मैंने कहा आज एक चीर हरण हो रहा है पूरे समाज का, और इसमें एक लीडर जो अपने आप को मानता है, जो नुमाइंदा अपने आप को मानता है, वो खामोश रहे और गुस्सा ना करे, तो मैं समझता हूं कि वो पाप का भागीदार होगा। वही लोग नहीं करते हैं गुस्सा, वही लोग नहीं बोलते हैं बिल्कुल, जो जिनमें कोई कमजोरी होती है। उनको पता है वो कुछ नहीं कर सकते, उनको जो मर्जी कोई बोलेगा वो खामोश होकर सुनते रहेंगे। जो करप्ट होगा वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसको पता है वो कमज़ोर है। लेकिन हर्षदेव खामोश नहीं रह सकता। सच्चाई और दयानतदारी के ऊपर चलने वाला इंसान कभी खामोश नहीं रह सकता। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है एक दिन सियासत बिन, अगर हर्षदेव सिंह की जिंदगी में से अगर हम एक दिन निकाल दे सियासत वाला, तो हर्षदेव उस दिन क्या करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता है। एक सियासत वाला, देखो सियासत पहले तो मैं आपको कहूँगा सियासत हर जगह है, ये नहीं है सियासत तो हर सियासतदान नहीं करता है। सियासत तो आजकल किचन में भी है, सियासत आजकल दफ्तर में भी है, सियासत आजकल घर में भी है। तो कोई ये कहेगा कि सियासत नहीं है तो ये हो नहीं सकता। लेकिन आपका अगर ये मतलब कहने का है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो तो हम क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा और पढ़ूंगा। अच्छा, मुझे लिखने और पढ़ने का बहुत शौक़ है, और आज भी जब मुझे वक़्त कभी मिलता है लोगों के अलावा, उनकी मुश्किलातों का हल करने के अलावा, तो मैं लिखाई और पढ़ाई में अपना आज भी जब आप आए आपने देखा कि आप कितने लिख रहे थे, कागज़ों का ढेर, फाइलों का ढेर लगा हुआ है। तो मैं पढ़ता रहता हूँ और लिखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। मतलब बोर नहीं जैसे आपने पहले शुरुआत की थी कि आप सीखे कैसे, आपने कैसे शुरू किया, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये सीखने का सिलसिला जो है ये बचपन में शुरू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्रेडल एंड इट एंड्स टिल द ग्रेव। तो ये पढ़ाई लिखाई जो है, जब भी हमें मौका मिलेगा सीखने का, हम सीखते रहेंगे और पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में जिसका कार्यक्रम का नाम हमने रखा है एक दिन सियासत बिन, और आप भी समझ गए होंगे कि एक भी सवाल जो है वो सियासत के रिलेटेड हमने हर्षदेव सिंह से नहीं पूछा है। और उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम को आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि अब आए दिन तमाम जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपने उनके भाषण तो ज़रूर सुने हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या क्या घटा है, कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं, वो हम इनसाइड स्टोरी आप सबको बताएंगे। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।